बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सत श्री के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। कहना आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं, बहुत ही अहम मौजू के साथ, जिस पे बात करना, जिसकी अहमियत को उजागर करना यकीनन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है नाज़रीन, क्योंकि हर इंसान चाहता है वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर काम सर अंजाम दे, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझे और बर वक्त उनको अदा करे। बढ़ते अपने आज के मौजू की जानिब, जिस पे आज हमने बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है कि एहसास कमतरी और एहसास बरतरी की इंसानी शख्सियत पर क्या असरात हैं और इसके असरात हमारे मुआशरे पर कैसे मुरतब हो रहे, उस पर आज हम इन डिटेल बात करेंगे नाज़रीन। एहसास कमतरी या एहसास बरतरी की हम जब बात करते हैं और दौरे हाज़िर को अगर हम मद्देनज़र रखते हैं, तो हर दूसरा इंसान हमें कहीं ना कहीं एहसास कमतरी और एहसास बरतरी का शिकार जो है वो दिखाई देता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन जैसी बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो हमें उभरती हुई मुआशरे के अंदर दिखाई देती है। क्योंकि एहसास बरतरी या एहसास कमतरी आती कहाँ से है, इस पर भी हम बात करेंगे कि इंसान के साथ कोई ऐसी बचपन में कोई ऐसा वाक़या पेश आता है, फैमिली की जानिब से कोई ऐसा वाक़या पेश आता है, या उसके जो फ्रेंड्स हैं, जो कोलीग्स हैं, जो उसका सर्कल है, कि उसकी वजह से ऐसा वाक़या पेश आ जाए जिसकी वजह से वो एहसास कमतरी या फिर एहसास बरतरी, यानी कि अपने आप को बढ़ा चढ़ा के सब कुछ खुद को ही समझ रहे, एक मैं, एक ईगो की जो हम बात करें, वो इंसान के अंदर आ जाती है। तो आज हम इस पे डिस्कस करेंगे कि एहसास कमतरी और बरतरी ये आती कहाँ से, इसके हमारी शख्सियत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। नाज़रीन, हर इंसान की जो शख्सियत है वो उसकी आईनेदार होती है, तो यकीनन हमें अपनी शख्सियत, अपनी पर्सनालिटी को पॉजिटिव रखना है, ताकि लोग हमारे प्रेजेंट से, हमारी आमद से उनको एक पॉजिटिव वाइब्स मिले, वो खुश हो हमारे जाने के बाद भी और हमारे आते वक्त भी। तो इस पे इन डिटेल बात की जाएगी कि अपनी शख्सियत को हम पुरकशिश कैसे बना सकते हैं, पर्सनालिटी को पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, और ये जो एहसास कमतरी और एहसास बरतरी जैसी एक बीमारी, इसको हम कह लें, जो हमारे मुआशरे को दीमक की तरह खाती जा रही है, इससे हम कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं और पॉजिटिव जो माहौल है वो किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है, ताकि ख़ुद को और अपने मुआशरे को हम कामयाब बना सकें। हमारे वालिदैन की इसमें कितनी अहम जिम्मेदारी, इंडिविजुअली हमारी कितनी अहम जिम्मेदारी, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आज के मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि आज के मौजू पे इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ किया। जो जी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, आप माहिर नफ्सियात है, क्योंकि नाज़रीन इसका हमारी ज़हनी सेहत पे भी बहुत गहरा असर है, तो हम इनसे जानेंगे। सिद्रा चौधरी साहिबा हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है, आप ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, क्योंकि शख्सियत की नाज़रीन बात की जा रही है तो यकीनन ब्यूटी एक्सपर्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो भी हमें बताएंगे कि आज के दौर के अंदर ये एहसास कमतरी और बरतरी जो सालमिया जो ब्यूटी से रिलेटेड आ रहा है, उससे कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। जी नाइला हक साहब हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहेंगे आपको। बहुत शुक्रिया। खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी। आप मेहमानों का शुक्र है, आपने हमें ज्वाइन किया। सिद्रा साहबा, आपसे आगाज़ करते हैं। एहसास कमतरी और एहसास बरतरी इस वक्त मुआशरे के अंदर आप इसको कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमेशा की तरह ही बहुत अहम है, और अहम इसलिए भी है कि आजकल इस टॉपिक को एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
کیونکہ جس شخص کو بھی دیکھیں، جہاں پر بھی آپ جائیں، کسی ادارے میں جائیں، کسی فرد سے ملیں، ہر شخص اس ذہنی طور پہ ایک کشمکش کا شکار ہے، جہاں پر وہ اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے ہر وقت ٹرائی کر رہا ہے، اور اس کی یہ کوشش ہے کہ میرا جو امپریشن ہے وہ اگلے بندے کے اوپر یہ جائے کہ میں بہت ہی کوئی ایکسٹرا آرڈنری قسم کی چیز ہوں. سپریورٹی کمپلیکس بہت زیادہ لوگوں میں، اور سپریورٹی کمپلیکس جو ہے وہ آگے جا کے ایک نفسیاتی بیماری ہے جسے ہم بولتے ہیں گرینڈیوسٹی، اور اس سے آگے جا کے وہ نارسسزم کی طرف چلا جاتا ہے. یہاں پر میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی یہ سٹوری، تاکہ سامعین اور جو دیکھنے والے ہیں انہیں پتہ چلے کہ نارسسزم ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، اس کے اندر بے شک کچھ بھی نہ ہو، لیکن معاشرے کے اندر لوگوں کے اوپر اپنی دھونس جمانا، مینوپولیٹو بیہیویئر، اور اپنے بیہیویئر کو اس طریقے سے پریٹینڈ کرنا کہ دوسرے، بے شک وہ اس کی بیوی ہو یا اس کے سب آرڈینیٹس ہوں یا بچے ہوں، ان کو ریپریس کر کے رکھنا، ان کو آگے نہ بڑھنے دینا، ان کے اوپر کنٹرول کرنا، ان کو اپنی مرضی سے چلانا. یہ بہت زیادہ مردوں کے اندر میں نے زیادہ چیز دیکھی ہے، نارسسزم ہونا. اب یہ لفظ نارسسزم کہاں سے آیا؟ یہ ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کا نام تھا کہ نارسسزم سے ریلیٹڈ اس کا نام تھا، اور وہ اس نے کیا کیا کہ وہ ایک دریا کے گرد گیا اور وہاں پہ اس نے اپنا عکس دیکھا اور اسے اپنے عکس سے ہی پیار ہو گیا. تو وہاں سے یہ ورڈ آیا کہ نارسسزم، کہ خود سے پیار اور محبت اس حد تک ہونا کہ آپ صحیح اور غلط کی پہچان کو بھول جائیں. اور پھر محوش آگے جا کے بات بنتی ہے سپریورٹی اور انفیریورٹی کمپلیکس. میں سمجھتی ہوں کہ سپریورٹی کمپلیکس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. بیسکلی آپ اپنی انفیریورٹی کو چھپانے کے لیے، اپنی احساس جو کمتری ہے اسے چھپانے کے لیے، اپنی زندگی کی کمیوں کو چھپانے کے لیے آپ ایک لبادہ جو اوڑھتے ہیں اس کو احساس برتری کی صورت میں آپ بتا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، احساس جو ہیں وہ ہمیشہ احساس کمتری اور برتری نیگیٹو کونوٹیشن میں آتے ہیں. آپ اس کو پازیٹیو بھی کر سکتے ہیں، احساس سے ذمہ داری لا کے. احساس اور بھی بہت سے پازیٹیو ہیں، وہ بھی آپ لے کے آ سکتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کہ ہم نے ان نیگیٹو ایموشنز کو چوز کیا. اور میں بھی آگے جا کے بات کریں گے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ پرسنالٹی کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی، بالکل آگے چل کے اس پہ بھی گفتگو کی جائے گی. نائلہ صاحبہ، آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہیں گے کہ احساس جو کمتری ہے، احساس برتری، یہ کس طرح سے معاشرے کے اندر اپنا جو ایک گہرے قدم جما چکی ہے، اور کس طرح سے ہماری خاص کر یوتھ کی بات کریں تو ان کو کھوکھلا کیے جا رہی ہے. جیسا کہ سدرا نے بھی بات کی ہے کہ احساس کمتری جو ہے، احساس برتری ہی ہمارا احساس کمتری ہے، تو میں بالکل ان کی بات کو سیکنڈ کروں گی. ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہ احساس کمتری یا احساس برتری ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا. جب ہم برتری کا شکار ہو جاتے ہیں، جو لوگ میں نے دیکھا ہے تو وہ اپنے آپ کو اپنی تصحیح نہیں کر پاتے. اپنے آپ کو اگر ان کو ہم بتانے کی کوشش کریں کہ یہ چیز غلط ہے تو اپنے آگے ان کو کچھ نظر نہیں آتا. بیسیکلی وہ لوگ نرگسیت کا شکار ہم انہیں کہیں گے ہو جاتے ہیں، جو اپنے آپ سے محبت کریں گے. ان کو لگے گا کہ میں ٹھیک ہوں، اگر مجھے کوئی دوسرا کچھ بتا رہا ہے تو وہ غلط ہے. اور وہیں پہ مجھے لگتا ہے ان کا زوال یا ان کا بیک شروع ہو جاتا ہے کہ انہوں نے آگے کچھ سیکھنا نہیں ہے، انہوں نے اپنے سے ہٹ کے کچھ دیکھنا نہیں ہے. مطلب وہ جو کر رہے ہیں وہ یہی سمجھیں گے کہ وہی صحیح ہے، اور وہ وہیں پہ رک جائیں گے. تو یہ بھی ایک بہت غلط اپروچ ہے، آپ کو آگے بڑھنے میں آپ کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور ایسے ہی جو لوگ احساس کمتری، اور وہ بالکل نظر آتا ہے کہ لوگ احساس کمتری کا شکار ہیں، ان میں بالکل کانفیڈنس نہیں ہوگا. ان کو اگر آپ کچھ کرنے کو بھی کہیں گے، کچھ بتانا بھی چاہیں گے، تو وہ میں یہ کر لوں یا میں نہ کروں، میں یہ کر لوں یا مجھے کرنا چاہیے یا مجھے نہیں کرنا چاہیے. کشمکش کا شکار رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے بھی میرے خیال میں ترقی کے راستے یا آگے بڑھنے کے جو مواقع ہیں وہ اپنے گنوا دیتے ہیں. اور وہ پھر معاشرے پہ بھی وہ چیز بہت اثر انداز ہوتی ہے. گھر ہے، معاشرہ ہے، فیملی ہے، ہر چیز پہ وہ چیز اثر انداز ہوتی ہے، جو کہ بہت نقصان دہ بھی ہے نا. بالکل ایسے، بالکل اسی طرح سے. یہ احساس کمتری آتی کہاں سے؟ کیونکہ یہ یقیناً پیدائشی تو ہو نہیں سکتی، یہ معاشرے میں آنے کے بعد ہی کہیں نہ کہیں کوئی ایسی رویے دیکھے جاتے ہیں. یہ کہاں سے آتی ہے؟ دیکھیے محوش، سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ یہ جینیٹک بھی ہے. اچھا. اس کے اندر بایولوجیکل فیکٹرز بھی ہیں، اس کے اندر سائیکولوجیکل فیکٹرز بھی ہیں، اور اس کے اندر سوشل فیکٹرز بھی ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بچہ اس دنیا میں آیا اور وہ کسی کمپلیکس کے ساتھ نہیں آیا، یہ بالکل غلط ہے. کیونکہ ماں کے پیٹ میں ہی اس نے وہ سارے کمپلیکسز جو ماں نے فیس کیے ہیں وہ اس کی ذہنی آٹومیٹکلی وہاں بالکل شفٹ ہو جائیں گے. اس کو بولتے ہیں محوش جینیٹک میموری. اب دیکھیں ہمارے اندر جو جینیٹک میموری ہے وہ آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہے، یعنی کہ صرف ہم نہیں ہیں. ٹھیک ہے، سدھا آپ کی بات کو آگے بڑھاتے چکے ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. دیکھتے رہیں سچ سویرا.
वेलकम बैक नाज़रीन, सर्च एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि एहसास कमतरी और एहसास बरतरी की हमारी शख्सियत पर क्या असरात है और मुआशरे के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। यकीनन नाज़रीन आज का टॉपिक हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा गौर व फिक्र का हामिल है और हमें इस पर गहरी तवज्जो करनी चाहिए कि ये एहसास कमतरी और एहसास बरतरी जैसे जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे मुआशरे में क्यों हमें दिखाई दे रहे हैं। यकीनन हर इंसान कामयाब होना चाहते हैं, तो क्यों ना अपनी पर्सनालिटी को, अपनी शख्सियत को एक पॉजिटिव रख के कामयाबी के साथ, एहसास ज़िम्मेदारी के साथ उसको आगे बढ़ाया जाए, ना कि एहसास कमतरी या फिर एहसास बरतरी की जो है वो उसको सामने रख के या उसकी मदद लेकर हम आगे बढ़ें, जिससे यकीनन हमें ख़ुद को भी, हमारी फैमिली को भी, हमारे मुआशरे को भी उसके नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं। सीधा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि एहसास कमतरी आती कहाँ से। जी कंटिन्यू कीजिए। तो हम बात कर रहे थे जेनेटिक फैक्टर्स की। तो माँ जो है वो एक बहुत अहम फैक्टर है कि जब बच्चा दुनिया में नहीं भी आया तो अपने कम्प्लेक्सेस बच्चे के माइंड के अंदर, उसके ब्रेन के अंदर वो सेव होकर आते हैं। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो वो नज़र आना शुरू होते हैं, वो मौजूद हमेशा से ही होते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि पहले 10 साल बच्चे की ज़हनी और साइकोलॉजिकल, फिजिकल, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वहीं पर बच्चा बहुत सी एहसास कमतरियाँ सीख रहा होता है। जैसे कि अब आपने देखा होगा कि गाँव देहातों के जो बच्चे हैं जब वो शहरों में आते हैं तो उनको जितना मर्जी खाने की कोई चीज़ पड़ी हो उन्हें क्रेविंग हो रही होती है, क्योंकि घर में उन्हें मना किया जाता है। और अब शहर के बच्चे हैं, उनकी माओं का मसला ये है कि ये कुछ खाते नहीं है। अब बच्चे की एक वो कहते हैं ना कि नज़र जो भरना या फिर उसकी आप किसी नीड को इस हद तक पूरा करें कि वो उसकी ज़िंदगी के अंदर एक कमी ना रह जाए। तो जिस शख्स ने जो कमी अपनी ज़िंदगी में देखी होती है, बेशक वो पूरी ज़िंदगी उसके पास बहुत पैसा आ जाए, उसके पास स्टेटस आ जाए, उसके पास एक नाम आ जाए, लेकिन उसकी एहसास कमतरी पकड़ाई दी जाती है। वो कमी रहती है, वो कहीं ना कहीं वो दिखाई देती है। और आप देखें कि जो दुनिया के बिलियनियर्स हैं ना, उनकी भी जो इन्फेरिटीज़ है ना, वो उनके किसी न किसी बिहेवियर के अंदर नज़र आती है। जबकि वो कोशिश करते हैं, अब आप देखें कि ये लोग ना वो ब्रांडेड कपड़ों की दौड़ में हैं, ना ही वो किसी ऐसी चीज़ की दौड़ में हैं, लेकिन फिर भी वो अपने उन एरियाज़ के ऊपर स्ट्रगल करते हैं, वो काम करते हैं। और फिर यहाँ पर अहम ये है कि इसमें जो एहसास कमतरी है, जो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जिसको हमने नहीं भूलना कि ये लेके जाता है आपको अना की तरफ, आपको तकब्बुर की तरफ, आपको गरूर की तरफ। और ये वो चीज़ है जो कॉन्ट्राडिक्टरी है हमारे मज़हब के। कि देखिए, 2 जहानों के सरदार थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने कभी भी, वो ज़मीन पर सोते थे, बिल्कुल फटे हुए कपड़े भी पहन लेते थे, पेवन लगे हुए कपड़े भी पहन लेते थे, बकरियों का दूध भी खुद धो लेते थे, घर की सफाई भी खुद कर लेते थे। लेकिन हमने क्या किया कि हमने जेंडर रिलेटेड सुपीरियॉरिटी कम्प्लेक्स डाल दिया कि तुम मर्द हो और तुम औरत हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकती। तो वहाँ से जो है वो प्रॉब्लम कन्फ्लिक्ट आया। जो सुपीरियॉरिटी कन्फ्लिक्ट या ये कम्प्लेक्स है, ये बेसिकली कन्फ्लिक्ट है। और ये कन्फ्लिक्ट किसके बीच में है? ये माइंड और बॉडी के बीच में कन्फ्लिक्ट है। माइंड के अंदर कुछ इन्फेरियॉरिटी है और वो उसको प्रिटेंड करता है किसी और तरीके से बिहेव करके। जब ब्रेन से कोई और मैसेज आ रहा है और आप एक्ट कुछ और कर रहे हैं, तो फिर आप ज़हनी तौर पे डिस्टर्बेंस का शिकार होते हैं, जो आगे जाके डिसऑर्डर बन जाते हैं। और फिर वो डिसऑर्डर किस तरह के डिसऑर्डर बनते हैं, इनके कुछ लोग होते हैं वो इतने अटेंशन सीकर बन जाते हैं कि अगर किसी जगह पे उन्हें तवज्जो ना मिले तो तवज्जो पाने के लिए कुछ भी करें, किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। सब आपकी जानिब आते थोड़ी ख़वातीन के हवाले से अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं ख़वातीन जो है वो भी एहसास कमतरी या एहसास बरतरी का शिकार दिखाई देती हैं, अपने आप को लेके, अपनी पर्सनालिटी को लेके। इस बारे में क्या कहती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। ख़वातीन जो हैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ का शिकार हो जाती हैं और फिर वो जब इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश, ख़त्म तो नहीं करने की कोशिश करती, लेकिन वो डिफरेंट हरबे अपनाना शुरू कर देती हैं कि अपने आप को मुझे बहुत अच्छा लगना है, मुझे मेरा ड्रेस मेरा बहुत महंगा होना चाहिए या ये। तो ये चीज़ें हमें वहाँ हमें फ़ील हो जाता है कि अगली बंदी जो है एक एहसास कमतरी का शिकार है और हम इर्द गिर्द के लोगों को चाहिए कि उसको उसे निकाला जाए और उसे सपोर्ट किया जाए। मुझे लगता है ये एहसास कमतरी का शिकार या एहसास बरतरी का शिकार होना भी एक बीमारी है। इसको हम एक बीमारी के तौर पे लेंगे। डॉक्टर साहब ज़रूर इसको, मेरी बात को सेकंड करेंगी कि ये कोई हेल्दी एटीट्यूड नहीं है। और अगर हमें एक हेल्दी माशरा, एक सेहतमंद माशरे की तश्कील देनी है, तो हमें अपनी ख़वातीन को इस चीज़ से, इस ट्रॉमा से निकालना चाहिए। जब भी हम एक हमारे जो बच्चे हैं, जब माँ खुद एहसास कमतरी का शिकार है, तो वो
यकीनन अपने बच्चे में वो चीज़ें सब ट्रांसफ़र करेगी। एग्जैक्ट, जैसे सिद्रा ने कहा कि ये जेनेटिक भी हो सकता है, तो जिस तरह का माँ का बिहेवियर होगा बच्चों का भी वही होगा। और जब क्योंकि सबसे पहले तो बच्चे अपनी माँ को देखते हैं, फिर जब बच्चा भी ऐसा होगा तो ये एक चेन चलती चली जाएगी। तो बेहतर ये होता है कि हस्बैंड या बाकी लोग मिलके उस खातून को या उस औरत को निकालें उस चीज़ से। मुझे तो ये लगता है जब हमारे पास, जैसा कि मेरा सैलून है, तो मेरे पास जो ख़वातीन आती हैं वो एक मॉडल की पिक्चर ले आती हैं, मुझे ऐसा बना दें, तो वहीं से मुझे फील हो जाता है कि इस बेचारी की पर्सनालिटी अपनी क्या है और ये कॉम्प्लेक्स का शिकार है। और एक बहुत मिसाल दूंगी, मेरे जहन में भी आ रही थी, माइकल जैक्सन कितना नाम था, लेकिन अपने कलर की वजह से वो किस कदर एहसास कमतरी का शिकार था कि उसने वो स्याह फार्म होने की वजह से उसने अपने पेरेंट्स को, हर चीज़ को पीछे हटा दिया था और बिल्कुल एक आर्टिफिशियल लाइफ गुजार रहा था। और डिप्रेशन ही था उसका ये कि उसने इतना कुछ हासिल करने के बावजूद वो कलर कॉम्प्लेक्स जो उसका था वो कभी गया नहीं, जब तक उसकी डेथ के साथ वो चीज़ गई है। वरना उस चीज़ ने उसकी ज़िंदगी को कितना ख़राब भी किया, मिजरेबल लाइफ उसने गुजारी। हालांकि क्या नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ था उसके पास। अगर वो उसी को देख के शुक्र अदा करता या उसी में खुश रहता, लेकिन उस एहसास कमतरी वो हावी थी उसकी हर चीज़ पे, उसकी शोहरत पे, उसके पैसे पे, उसके नाम पे, कि उसने उसको ख़त्म कर दिया। अच्छा, हमारे माशरे के अंदर यकीनन ये एलिमेंट बहुत देखने में आ रहा है। तो हम अपनी, अल्लाह पाक ने जो हमें एक खूबसूरत सी शख्सियत दी है, यकीनन वही हमारे लिए बेहतर है कि अगर हम आर्टिफिशियल बनिस्बत अपनाएं तो वो हमारे लिए नुकसान। मेरे ख्याल में अगर हम अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो जाएं तो वो हमारे अंदर से ये कमियां या एहसास बर्तरी या एहसास कमतरी को ख़त्म करने में बहुत मुआवन साबित होती है। और कोशिश करनी चाहिए, जो हम हैं वो हैं। मैं नाइला हक हूँ तो मेरे जैसा कोई नहीं बन सकता, आप मैं भी हैं तो आप जैसा कोई नहीं बन सकता। यही हमारी पर्सनैलिटी है और इसी के साथ हमें इसी को लेके चलना है, इसी को लेके अपना रोल हमने प्ले करना है। चाहे वो घर पे हैं हम, चाहे हम अपने वर्किंग प्लेस पे हैं, चाहे मतलब कहीं भी हैं, हमें इसी को लेके चलना है, इसी पे हमें कायम रहना है, इसी पे हमें अच्छा प्राउड फील करना। एग्जैक्टली। सिद्रा साहिबा, जो आप हैं वो आप हैं, जो मैं हूँ वो मैं हूँ। मैं भी सिद्रा नहीं बन सकती, सिद्रा महविश नहीं बन सकती। तो ये एक अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना कि अल्लाह पाक ने जो मुझे बनाया है बहुत ही आला बनाया है और बहुत लोगों से बेहतर बनाया होगा, इस बात का कॉन्फिडेंस अपने अंदर कैसे आए ताकि ये जो एहसास कमतरी और बर्तरी जैसी बीमारी है इससे निकल के कॉन्फिडेंस के साथ हम मुआशरे में कामयाब हो सकें। अच्छा देखिए महविश, आप और मैं, हम लोग वो ब्लेस्ड लोग हैं कि जो हम सोसाइटी के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कि अपर लेवल के ऊपर आते हैं कि देखें हम एक, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि लोग हमें सुन रहे हैं, हम एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। लेकिन ये जो मसला है ना, ये मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फाइनेंशियल सेंस में नहीं है, बल्कि उन लोगों का जो हमसे बहुत पीछे हैं और जहाँ पे उनको बोलने की आज़ादी नहीं है, जहाँ पे उनको सेल्फ रिस्पेक्ट की अवेयरनेस नहीं है, सेल्फ लव की अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, ये गुफ्तगू की रुकावट या ऐसी कुछ बातें हो सकती है, आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक की जानिब से हमने बढ़ना है। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ अपनी ज़िंदगी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते रहें सच सवेरा। वेलकम बैक नाज़रीन, सर्च पर एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजू जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि एहसास कमतरी और एहसास बर्तरी के हमारी इंसानी शख्सियत और मुआशरे पर इसके असरार। यकीनन नाज़रीन आज का मौजू जो है इस पर हमने सोचना है, तवज्जो करनी है कि किस तरह से ये जो एक बीमारी हम में, हमारे मुआशरे में पाई जा रही है, छुटकारा कैसे हासिल किया जाए और क्या इस बीमारी के साथ हम लोग जो कामयाबी हासिल करें क्या वो हकीकी कामयाबी है या फिर नहीं। सिद्रा साहिबा, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, आपकी जानिब बातें हैं। नाज़रीन आपको बताते चलें कि हमारी तीसरी गेस्ट भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं जी महरीन तारिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है महरीन? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आपके? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। सिद्रा साहिबा कंटिन्यू कीजिए। तो हम बात कर रहे थे कि माशरे के अंदर वो लोग जो कि डिप्राइव्ड हैं, जिनके पास वाकई महरूमियाँ हैं, उन्होंने अपनी महरूमियों पे काम करके कैसे अपने जो अपने कम्प्लेक्सेस हैं उनको डील करके एक प्रोडक्टिव और एक पॉजिटिव इंसान बनना है, एक इंडिविजुअल बनना है।
اس کے لیے جو پہلا اسٹیپ ہے, جیسے ابھی ہم بیٹھے اور آپ نے اپنے آپ کو دیکھا اور آپ نے کہا کہ مجھے خود پر پیار آ رہا ہے, تو سیلف لو جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب تک آپ خود کو رسپیکٹ نہیں کریں گے, آپ خود سے پیار نہیں کریں گے, آپ انہی کمپلیکسز کا شکار رہیں گے. بالکل ایسے. اب جیسے نائلہ بھی بیٹھی ہیں, یہ بھی اس چیز کو اچھے سے بتا سکتی ہیں کہ ہم جاتے ہیں اگر اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے, تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو اکنالج کریں اور اس کے بعد اپنی کمیوں کو ضرور کور کریں, لیکن ان کمیوں کو اپنی انفیریورٹیز نہ بنائیں. اور یہ مت سمجھیں کہ اب آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر یہ ایک اتنا بڑا ایشو بنتا چلا جا رہا ہے, یہ جو انفیریورٹی کمپلیکس ہے, کہ ہم خواتین کے اندر اسپیشلی, کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنے نئے پروسیجرز آ گئے ہیں, فیشل جو سرجریز آ گئی ہیں, بالکل ٹوٹلی انسان ایک آرٹیفیشل بن چکا ہے. بالکل. اور وہ یہ کیا ہے کہ اب آپ دیکھیں بڑی بڑی سیلیبریٹیز جو ہیں اس کا شکار ہے. ہم چھوٹے لیول پہ دیکھیں, ہمارے لیول پہ دیکھیں, تو ہم اپنی کوئی بھی پکچر جو ہے وہ نارمل نہیں لیں گے, ہم فلٹرز میں لیں گے, کیونکہ وہ ہماری احساس کمتری ہے جس کو ہم اپنے فلاز کو چھپا رہے ہیں, اپنے اوپر کام نہیں کر رہے, اور اپنی پرسنالٹی کے اندر وہ پازیٹیو چینج نہیں لے کے. بالکل ایسے پازیٹیو چینج کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ناظرین, یہ جو ایک آرٹیفیشل لک ہم نے اپنا لیا, یقیناً یہ ہماری کامیابی نہیں بلکہ سب سے بڑی ناکامی ہے. مہرین صاحبہ, آپ کی جانب آتے ہیں, آپ کی بھی رائے ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ جو احساس کمتری اور احساس برتری, ایک بیماری اس کو ہم کہنے, جو ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح کھاتے جا رہی ہے, اس کے ہماری شخصیت پہ اور ہمارے معاشرے پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں, کیسے دیکھ رہی ہیں آپ؟ Thank you so much for having me in this show. You're welcome. Inferiority complex and superiority complex, آپ حیران ہوں گی سن کے کہ it's one of the same thing. Just the name is different. Exactly. And the dealing methodology is different. Inferiority complex is something جب ایک انسان خود کو compare کرتا ہے and he feels کہ یار whatever I do it's never good enough. جو بھی میں کر رہا ہوں کبھی بھی یہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ میں فلاں جیسا لگ سکوں. بالکل. جتنے بھی آپ آرٹیکلس پڑھ لیں, ہمیشہ ایک ہی ریزن ہے انفیریورٹی کمپلیکس کی, اور وہ ہے the comparison. When you get to compare yourself with others, when your parents, your loved ones and your circle, جیسے پیرنٹس کہتے ہیں یار you should be like that, تمہیں تو اپنی بہن جیسا ہونا چاہیے, تمہیں تو اس جیسا ہونا چاہیے, یا آپ کے جو فرینڈز ہیں وہ تمہارے نمبر تو بہت گندے ہیں, تمہیں تو اس کے جیسے نمبر لینے چاہیے. According to scientists and psychologists, جو انفیریورٹی کمپلیکس اور سپیریورٹی کمپلیکس ہے, یہ 5 to 12 ایئرس کی ایج میں ڈیولپ ہوتا ہے. اوکے. اس ایج میں بچہ ایکسیپٹنس لے رہا ہوتا ہے, ویلیڈیشنز لے رہا ہوتا ہے. اف آئی ایم ڈوئنگ دس ایکشن اٹس اے گڈ تھنگ, اگر میں یہ ڈریسنگ کر رہا ہوں یہ اچھی لگ رہی ہے, میں نے یہ مارکس لیے ہیں, کیا اس پہ میرے لوگ میرے خوش ہو رہے ہیں. ریالٹی میں جتنی خوشی ہمیں اپنے ایکشنز کی ہونی چاہیے, 10% ہم اس کو چیرش کرتے ہیں. ایسے 90% آف دا تھنگ ڈپینڈز آن دی ایکسیپٹنس آف ادرس کہ اف آئی ایم گڈ انف اور ناٹ. سپیریورٹی کمپلیکس از جسٹ دی سیم تھنگ, لیکن میتھڈالوجی کیا ہوتی ہے. انفیریورٹی کمپلیکس میں ایک بندہ ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ نہیں میں گڈ انف نہیں ہوں, وہ بیک پہ چلا جاتا ہے, وہ خود کو بہت زیادہ بیک اسٹیپ کرتا ہے, نیور لو, اپنے آپ کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا, لو نہیں کرتا. لیکن سپیریورٹی کمپلیکس میں فیل وہی کر رہا ہوتا ہے, بس میکانزم کیا ہے کہ وہ ڈیفینس میں چلا جاتا ہے. وہ بجائے کہ اپنے آپ کو ڈاؤن فیل کرے, وہ بیڈ بیہیویئر کے ساتھ ان فرنٹ آ جاتا ہے کہ واٹ ایور یو سے آئی ڈیم کی, اور وہ لوگوں کو ہرٹ کرنا شروع کر دیتا ہے بیسڈ آن اٹس سپیریورٹی کمپلیکس, جو کہ آن بیک اسٹیپ انفیریورٹی کمپلیکس ہی ہوتا ہے. صحیح. اور انفیریورٹی کمپلیکس ایٹ دی اینڈ اٹس جسٹ ان یو اینڈ دا پیپل. اب آج کل برانڈز ہیں, برانڈز کی ریس لگی ہے, بھائی میں نے یہ گچی پہنی, یہ کیا, وہ کیا. برانڈز آر اے ٹیگ, اور انسان آج کل کمپیئر کرتا ہے کہ ہمیں اس ٹیگ کی ضرورت ہے. ٹیگ جیسے کپڑوں پہ نہیں, روح پہ لگا لیا لوگوں نے. ایگزیکٹلی یہی بات, بالکل. کہ آپ کی اپنی شخصیت کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے. خواتین کے اندر یا اگر اپنی یوتھ کی بات کرتے ہیں تو ان میں یہ زیادہ پایا جا رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے, یہ میتھ ہے.